हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं। टीजीटी का जीके का प्रैक्टिस सेट जो DSSB के आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भले वो पीआरटी हो, एलडीसी हो या टीजीटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो DSSB बोर्ड के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देखकर अपनी जीके की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके नंबर को बढ़ा सकते हैं, आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जीएस के स्कोर को। दोस्तों, इसमें हम बता दें कि जीएस का रोल बहुत कम रहता है, जीके ही पूछी जाती है। अच्छा, मोस्टली बच्चों को यही पता नहीं होगा जीएस और जीके में फ़र्क क्या है। तो जीएस में जो होता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस वगैरह पूछी जाती है, जबकि जीके जो होता है वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहती है। तो जीके का जो पार्ट होता है वो DSSB में इसका एक मेजर रोल होता है। DSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो टीजीटी का हो या पीआरटी का हो या लेखपाल का हो या एलडीसी का हो, सभी में जीके का एक मेजर रोल रहता है। दोस्तों, इसमें 2 से 3 जो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर का एक मेजर रोल रहता है। आर्ट एंड कल्चर में आपको मंदिर और मस्जिद वगैरह के बारे में पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर के भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन इसके लिए पूछे जाते हैं। अब कोई अगर ये कहे कि 2 या 3 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर पढ़नी पड़ेगी, तो इसकी सजेशन मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि जो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से, उसका सभी को पता है कि आपने अगर प्रीवियस सेट्स लगाए हैं तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो मंदिर से बन रहे हैं या मस्जिद से बन रहे हैं या फिर किसी फेमस टेम्पल में जो मूर्तियाँ हैं उससे बन रहे हैं, बहुत धनाढ्य मंदिर या विशेषताओं, तो इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल मंदिरों के सेट जो हम करा रहे हैं, अभिलेख हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं, तो वो सब हम इसमें कवर करा देंगे वीडियो के बीच में। तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो। तो और इसमें करंट के जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें भी टॉपिक्स जो हैं वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि इसमें नियुक्तियां कुछ पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपको पूरी की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ने का सजेशन मैं आपको कभी नहीं दूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है वो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती हैं, लेकिन DSSB के एग्ज़ाम के लिए हम ये कभी सजेशन नहीं देंगे कि DSSB वाले वो पूरी मंथली करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि वो अदर एग्ज़ाम्स के लिए DSSB में केवल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, और वो भी लिमिटेड सिलेबस है। जैसे इसमें प्रमुख देशों के राष्ट्रपति, पीएम और प्रेसिडेंट ऑफ जो भी कंट्रीज़ हैं उसके, तो वो पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है, ज़रूर पूछा जाता है। अनुसूची से एक क्वेश्चन ज़रूर बनना है, आप देख लेना। अनुसूची से एक क्वेश्चन ज़रूर बनना है, तो आपके 12 की 12 अनुसूची रट के फेंक देना आप, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बहुत सेट में देखने को मिला है और मोस्टली 8वीं अनुसूची तो बहुत पूछी जा रही है, तो इसको रट लेना ज़रूर। तो आगे बढ़ते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम आपको ज़रूर अपडेट कर दिया करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस सेट का। तो इस सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो करंट अफेयर्स का है, तो 2014 का है, ये हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स में इसमें पूछा गया है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, करंट अफेयर्स के इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं। जैसे हमने बताया था अभी आपको कि प्रेसिडेंट या फिर आपको प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाएगा किसी भी इम्पोर्टेंट देश के। तो दोस्तों, इस समय कौन है पीएम इंग्लैंड के, तो आपको इसमें से तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए ये चारों तो गलत हैं, इसमें से कोई नहीं है। दोस्तों, हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं जाएगा अगर वो प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों, ये कुछ लिस्ट है पीएम की और प्रेसिडेंट्स की, तो आपको ये रट लेना है। इससे बाहर आपका अगर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री आया तो इससे बाहर केवल DSSB के एग्ज़ाम में ही नहीं, इससे बाहर आपका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जो हमने लिखा है ये बड़ी एनालिसिस के बाद लिखा है। आपके जो भी रिसेंटली विजिट्स किए हैं या फिर जो भी अभी हाल ही में आभासी शिखर सम्मेलन वर्चुअल समिट्स हुए हैं, तो उन्हीं प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं से आपका क्वेश्चन एक फंस जाएगा अगर आएगा तो देख लेते हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो, तो मैक्रो का नाम ध्यान रख लेना, वो फ्रांस के हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति रेबोलो डी सोसा, सोसा का नाम ध्यान रखना है आपको,
उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो शौकत मिर्जियोयेव। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना। वियतनाम की प्रधानमंत्री कौन है? वियतनाम के शुआन फुक, फुक का नाम ध्यान रखना है। ब्राज़ील के जायर बोल्सनारो। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के बाद आगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चीन के शी जिनपिंग। लग्जमबर्ग के जो प्रधानमंत्री है वो जेवियर बेट्टेल हैं। इटली के जूसेप्पे कांटे हैं। मलेशिया के पीएम मुहिद्दीन यासीन हैं, आप नोट डाउन कर लेना। जापान के पीएम जो हैं वो योशिहिदे सुगा। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो हैं वो स्कॉट मॉरिसन है, तो यहाँ आप देख लेना, इसको लास्ट में लिखा हुआ है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट पेज की ओर। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे मलावी के राष्ट्रपति कौन है? लजारूस चकवेरा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोला। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन। फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन। तो दोस्तों ये तो रिसेंटली अब तक के जो अपडेटेड हैं, तो आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप लोग एक बार देख जरूर लेना। वैसे तो इसी में से फंस जाएंगे, लेकिन कभी कोई चेंज हो जाए तो हम आपको बता देंगे बीच में। तो दोस्तों इससे बाहर तो आपका नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहूदियों का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का चर्च तो नहीं कहलाता, कैफ़े भी नहीं कहलाता, कैफ़े सिनेगॉग कहलाता है। आप ऑप्शन को ऐसे ही देख के भी पहचान सकते हैं, सिनेगॉग इसका कहलाता है। यहूदियों का जो प्रार्थना स्थल होता है वो सिनेगॉग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, उसके देशों की संख्या है 193 देश हैं UN में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया हाल ही में अरब स्प्रिंग सताए जाने वाले लोगों की बगावत की श्रृंखला मूलतः यहाँ से आरंभ हुई। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं देखना है, लेकिन उस समय जो ये बगावत आरंभ हुई थी तो वो ट्यूनीशिया से आरंभ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मोहिनी अट्टम नृत्य प्रकार इस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का है। दोस्तों ये प्रीवियस सेट में आपको ये करा दिया गया था, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं वो भी आपको कवर करा दिए गए थे, उनकी ट्रिक्स भी बताई दी गई थी। अगर आपको वो वीडियो कवर करना है तो पीछे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ कुछ हम इम्पोर्टेंट नृत्य और उसके राज्य देख लेते हैं। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु होता है, यहाँ केरल दिया गया है। यक्षगान कर्नाटक, मोहिनीअट्टम केरली है, सही है। भरतनाट्यम जो होता है वो होता है तमिलनाडु। उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि भरतनाट्यम की कौन है नृत्यांगना, जो है भरतनाट्यम की हेमा मालिनी है, और तमिलनाडु का ये नृत्य है मुख्य। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है, कथकली जो है केरल का है, और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है बीच में। तो कौन कौन सा है? मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है, जबकि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और भी जो प्रमुख नृत्य है यूपी का कथकली तो इसका है कथक, यूपी का है कथक। तो ये आपको इम्पोर्टेंट नृत्य याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है। तो रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स बीमारी। तो विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो नृत्य से संबंधित, हमने पिछला क्वेश्चन जैसे नृत्य से संबंधित क्वेश्चन देखा, तो नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आपको नृत्य से संबंधित क्वेश्चन रट लेना है। यानी कि इसके बाद आपको विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिकेट्स से संबंधित बीमारी कौन सी है? तो विटामिन डी से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए से क्या हो जाता है? विटामिन ए से आँखों की बीमारी हो जाती है। विटामिन बी से बेरी बीमारी हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी, और डी से आपको दिया गया रिकेट्स। दोस्तों विटामिन के से जो होता है वो रक्त की जो स्कंदन क्षमता है, यानी कि रक्त जो होता है वो बहता रहता है, वो कम हो जाती है रक्त में। यानी कि जब हमारी चोट लग जाती है तो उस
का जो आपको खुरंट पड़ जाता है तो वो नहीं पड़ता है कि विटामिन के की कमी से। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांझता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हमारा जो सेक्सुअल वीकनेस उत्पन्न हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, विटामिन से संबंधित बीमारी हैं ये। इसके अलावा विटामिन से संबंधित आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट, आपको विटामिन्स के नाम याद होने चाहिए। तो उन नाम की एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, वो आपको बता देते हैं। आपको विटामिन्स के नाम इस तरह से रखने हैं याद, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। तो ये एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप विटामिन के नाम याद रख सकते हैं अच्छे से। तो ये विटामिन्स हैं, उसके नाम है कुछ। तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि अभी आपको ट्रिक बताया था कि रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। जैसे रा से होता है विटामिन ए का नाम, था से होता है विटामिन बी का नाम, फिर पर से कुछ नहीं होता, पर काट देना। ए से होता है विटामिन सी, का से फिर डी, फिर ई, फिर ई के बाद के विटामिन होती है लास्ट। तो रा से जैसे विटामिन ए है, इसका नाम रा से होता है, तो यहाँ लिखा है रा से रेटिनॉल। फिर विटामिन बी का नाम था से होता है, था से क्या होता है, थायमीन। फिर ए से सी का जो नाम होता है वो ए से होता है, ए से किसका नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर डी का नाम का से होता है, यहाँ देख सकते हैं डी का नाम का से, तो का से का क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम टा से होता है, तो टा से कौन सा है, टोकोफेरॉल। इसमें दिया नहीं है, आप लिख लेना टोकोफेरॉल, फेरॉल। तो ये होता है विटामिन ई का नाम। इसी तरह से विटामिन के का नाम जो होता है वो फी से शुरू होता है, यानी कि फिनोक्विन। तो ये होता है विटामिन के का नाम। तो इस तरह से आपको विटामिन के नाम और विटामिन से संबंधित रोग सारे ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियाँ या कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो पारंपरिक साड़ियाँ या कपड़ा उत्पादन में जो है वो कांचीपुरम का नाम बहुत आता है। कांचीपुरम तमिलनाडु में है, इसका नाम बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, साड़ियाँ और कपड़े के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। तो देखिए, हमने आपको बताया था अनुसूची संबंधित, अगर आपने प्रीवियस सेट देखें तो आपको पता होगा अनुसूची से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो 8वीं अनुसूची तो DSSB का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको 8वीं अनुसूची तो ध्यान रखनी है। और इसमें भी 8वीं अनुसूची के बारे में ही पूछा गया है, क्योंकि भाषाओं का जिक्र जो है 22 भाषाओं का जिक्र जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जिसमें एक पार्क के बारे में पूछा गया है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो मुंबई में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखो दोस्तों, ये पर्यावरण का क्वेश्चन देखने को मिला है आपको। अगर पर्यावरण से संबंधित सीरीज़ आपको पढ़नी है, जो लोग यूपी से हैं या यूपी टेट देने वाले हैं, और या फिर यूपी टेट जो देने वाले हैं या फिर सुपर टेट देने वाले हैं, उनके लिए हम सीरीज़ पर्यावरण की जल्दी शुरू करेंगे। तो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी में पर्यावरण के। अगर हमारी सीरीज़ कर ली तो उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। खैर DSSB की बात करते हैं तो DSSB में इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान से। तो जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं हम आपके लिए वो ज़रूर अपलोड कर देंगे जल्दी ही, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, प्योर जीके का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सन 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सबसे पहले 1969 में मिला था वो मिला था देविका रानी को। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के ही समझ जाओगे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ट्रुथ की बात हो रही है तो आप समझ जाओगे एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ ये किसकी हो सकती है, महात्मा गांधी की होगी, वही करते थे ट्रुथ से एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 2014 के दिन एक बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान हुदहुद कहाँ आया था।
तो चक्रवाती तूफ़ान जो है 2014 में, जिसका नाम था हुदहुद, जो आज भी प्रसिद्ध है। इसका नाम मतलब आज भी उल्लेखनीय है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये तो था 2014 का, लेकिन जो अभी हाल ही में 2020 में तूफ़ान आया है, तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं क्योंकि तूफ़ान के बारे में एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है। तो तूफ़ान आपको 2020 में जो इम्पोर्टेंट तूफ़ान आए हैं, तो उसमें ध्यान रखना है आपको अम्फान तूफ़ान का नाम। अम्फान ने कहाँ परेशान किया है लोगों को? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोगों को परेशान किया है अम्फान ने। अम्फान तूफ़ान 2020 का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद निवार। निवार का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि निवार ने कहाँ वार कर रखा है? निवार ने जो है वो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, इन दो जगह वार किया है। इसके अलावा बुरेवी ने बुरा हाल कर रखा है। बुरेवी ने कहाँ का बुरा हाल कर रखा है? बुरेवी जो है ये भी चक्रवाती तूफ़ान है इस साल 2020 का, सॉरी इससे पहले वाले साल 2020 का। और बुरेवी ने बुरा हाल कहाँ का कर रखा है? तमिलनाडु का। इसके बाद लास्ट जो नाम आता है वो निसर्ग। इम्पोर्टेंट जो है निसर्ग। निसर्ग, तो निसर्ग कहाँ आया है? तो निसर्ग का जो नाम है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में आया है निसर्ग। तो ये आपको नाम कुछ ध्यान रखने हैं चक्रवाती तूफ़ान के। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। सरल सा क्वेश्चन है जिसमें लौह पुरुष कौन है? तो यहीं से देख के समझ आओगे। लौह पुरुष तो कौन है? वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर तो ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सार्क का विस्तारित रूप क्या है? तो सार्क का विस्तारित रूप क्या होगा? सार्क जो है वो एसोसिएशन कहाँ का है? साउथ एशियन एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन के लिए वो साउथ एशियन एसोसिएशन है, यानी कि आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों DSSB के जो एग्ज़ाम में हमें एसोसिएशन से संबंधित क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले हैं, इसलिए आपको जितने भी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन हैं वो हमने पहले के प्रीवियस जो सेट हैं वो करा रखे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जितने भी एसोसिएशन हैं उसके जो स्थापना ईयर और उसका जो मुख्यालय है और उसका नाम, ये सब पहले वाले वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ से जाकर देख लेना। दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि ये जो एसोसिएशन है इनके मुख्यालय याद रखना तो बहुत कठिन चीज़ है। इसका हमने एक साथ आपको जो लिस्ट है वो प्रोवाइड किया और वो भी लिस्ट ऐसी वैसी नहीं है। लिस्ट को जब आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक आपको क्रम से दिए हैं और उसका ये भी ज़रूरी नहीं कि इधर से उधर कोई भी रख दिया है। आपका एक जो है वो डिटेल्ड और एक क्रम से रखा है हमने, मतलब कि अगर खेल से संबंधित एसोसिएशन है तो वो एक तरफ रखे हैं, इसी तरह एशिया से संबंधित है अलग रखे हैं, इसी तरह जो टाडा और नाटो वगैरह ये सब एक साथ रखे हैं। तो ये आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि और लर्न भी एक बार में एक नज़र में आपको वहाँ लर्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये कर जरूर लेना क्योंकि एक क्वेश्चन इसका देखने को मिल रहा है। खैर अगर सार्क की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता में है, लेकिन आप वहाँ जाके पूरे वीडियो देख लेना क्योंकि वहाँ अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि सभी एक साथ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। सार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो बताई दी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, REGIONAL, रीजनल कोऑपरेशन। तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी सार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण इस वर्ष तक, यानी कि प्राथमिक शिक्षा सभी तक पहुँचे, तो इसका लक्ष्य अभियान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया था। कब तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 तक। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका लक्ष्य रखा गया था कि प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण किया जाए, यानी कि इसमें 100% जो है वो उपस्थिति बच्चों की दर्ज कराई जाए। क्या होता है कि बच्चे अपनी उपस्थिति मतलब उनका अटेंडेंस रजिस्टर में नाम होता है लेकिन प्रेजेंस नहीं होती है, वो लोग आते नहीं हैं, तो आते वही 50-60% बच्चे हैं। तो इसकी समस्या को समाधान करने के लिए और सभी का नामांकन दर्ज कराने के लिए ये प्राथमिक शिक्षा का जो है वो सुधार किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, और लक्ष्य रखा गया था कि 2010 तक हमें लक्ष्य प्राप्त करना है।
दोस्तों अगर आप भविष्य में टीचर बनते हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि टीचर जो बनने के लिए आपने इतनी मेहनत की है तो आपको बच्चों को भी उसी हिसाब से पढ़ाना है, आपको मेहनत करके ही पढ़ाना होगा। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि पुराने टीचर जो होते हैं वो तो टाइम पास करने के लिए ही जाते हैं, फ्री में लग जाते थे पहले। यूपी का तो बहुत बुरा हाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन में कहा गया है, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसका जो शौर्य गाथा है अंकित की गई थी। इसकी जो शौर्य गाथा है वो किस में अंकित की गई थी, सॉरी। तो आपसे यहाँ एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन होता है तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो मंदिरों वाले क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, दूसरा अभिलेख आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मंदिर वाला तो हम आपको वीडियो अलग से वीडियो बना के आपको इसमें दिखा देंगे, अभिलेख का हम इसी वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो ये इसमें ये पूछा है दिल्ली में मेहरौली जगह है तो वहाँ पर स्थित लौह स्तंभ है, एक लौह स्तंभ है एक, तो वहाँ पर माना जाता है कि शौर्य गाथा अंकित की गई है। तो किसकी शौर्य गाथा है, यानी कि किसके बारे में वो लिखा गया है उस स्तंभ, सॉरी उस जो लौह स्तंभ लेख है जो, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा गया है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। तो आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभिलेख से, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख आपके दिखाए गए हैं, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे ट्रिक से। तो पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, हाथी जो बहुत ज़्यादा खाता है तो खारवेल, तो इससे ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जूनागढ़ गिरनार, जूनागढ़ के 2 अभिलेख हैं इसलिए इसको ट्रिक से नहीं याद करना है आपको। रुद्रदामन वैसे ट्रिक तो है इसका, जूना मतलब जूना जब बर्तन मांजते हैं तो जूने से मांजते हैं, और दामन गंदा हो जाता है बर्तन मांजते समय, दामन चुन्नी वगैरह वो गंदा हो जाता है। तो जो वैसे आपको इस ट्रिक से नहीं याद रखना, क्योंकि जूनागढ़ 2 तरह के अभिलेख हैं। तो ये गिरनार जो अभिलेख है वो रुद्रदामन का है। इसके बाद एक और आएगा जूनागढ़, उसको भी याद रखना आपको। नासिक मतलब नाक से याद रखने, नाक से बल श्री बल लगाना पड़ता है, तो इसलिए बल श्री नासिक मतलब नाक से जब गंदगी बाहर निकालते हैं तो क्या कहते हैं, बल श्री बल लगाना पड़ता है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, ये इसकी ट्रिक है कि प्रयाग कहाँ है, इलाहाबाद। जो यूपी से हैं उसको पता होगा कि इलाहाबाद में क्या है, गंगा है। तो गंगा इतनी बड़ी जो नदी है वो समुद्र जैसी है, समुद्र से कंपैरिजन हम कर सकते हैं गंगा का। तो बस गंगा कहाँ है, प्रयाग में, तब प्रयाग स्तंभ में क्या होगा, समुद्रगुप्त का है ये। तो इस तरह से याद हो जाएगा। एहोल का ट्रिक क्या है, एहोल जो अभिलेख है वो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। एहोल में आपको होल ध्यान रखना है, होल कहाँ होता है, सपोज़ ये 2 पिलर्स हैं, इसके बीच में ये पुल बना है, तो पुल के नीचे ये स्पेस खाली है, इसको हम होल कह सकते कि नहीं, होल मतलब गड्ढा। और होल कहाँ है, पुल के नीचे, तो पुल के नीचे होल है, तो इसलिए एहोल पुलकेशन, पुल मतलब पुल, ब्रिज जो होता है उसके नीचे होल होता है, तो एहोल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट आपका ये है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख को याद करने की ट्रिक, मंद बुद्धि, और आपने देखा होगा जब मंद बुद्धि होते हैं वही यशोवर्मन, वही यश और धन प्राप्त करते हैं। यश से समझते होगे फेम आजकल यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो फेमस हो जाते हैं, वो कुछ भी टिकटॉक स्टार बन जाते हैं नेक्स्ट देर में, तो वो मंद बुद्धि के होते हैं, लेकिन हाल क्या होते हैं, यशोवर्मन, स्टार यश प्राप्त कर लेते हैं। तो खैर इसकी आलोचना तो नहीं की जा सकती है, उनमें भी कुछ ना कुछ एक अलग विशेष बात है। खैर इस बात को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मंदसौर को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ यशोवर्मन मतलब यश कौन प्राप्त कर लेता है, मंदसौर जो मंद बुद्धि का होता है, यानी कि जिसका IQ कम होता है, दिमाग से कमज़ोर होता है, वो यश बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। यश समझते होगे, पैसा, आगे धन दौलत फेम वगैरह। ग्वालियर अभिलेख को कैसे याद कर सकते हैं, ग्वालियर मतलब ग्वालियर, तो ग्वालियर गाली। और भोज, प्रतिहार राजा भोज, प्रतिहार नरे भोज। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसने भोज पर बुलाया, भोज मतलब भोजन पर बुलाया, लेकिन दी क्या, गालियाँ दे दी, तो ग्वालियर अभिलेख। इसी तरह भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ऊपर एक जूनागढ़ अभिलेख और आया था, तो उसको अलग याद रखना है, इसको अलग। तो ये जो भीतरी अगर वर्ड आ जाए, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये एक साथ आया तो ये स्कंदगुप्त का था। देवपाड़ा कैसे याद रख सकते हैं, देव कोई मतलब देव समझते होंगे, देवता वगैरह। पाड़ा मतलब पाड़ पाली, आप यहाँ यूपी की भाषा में पाड़ा मतलब पाड़ पा लेना, मतलब विजय प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं पाड़ पाली। तो देव ने पाड़ पाली, पाड़ मतलब विजय पाली, तब विजय पाली मतलब विजय सेन। तो इस तरह आपको याद हो जाएंगे ये सारे अभिलेख।
तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपका अगर अभिलेख से क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से तो बाहर नहीं जाने वाला। और मंदिर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है। देखो दोबारा से ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ गया। तो आर्ट एंड कल्चर के मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो वो अलग से करा देंगे। तो यहाँ पूछा गया नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। तो कांसे की प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो नटराज का जो प्रसिद्ध, अच्छा नटराज क्या है? नटराज जो शिव जी होते हैं ना, उनकी जो नृत्य करती हुई प्रतिमा होती है तो उसको कहते हैं नटराज। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की जो प्रतिमा है वो किससे संबंधित है? तो वो चोल कला से संबंधित है। चोल जो राजा थे, चोल साम्राज्य, वो शिव की पूजा बहुत करते थे, शिव की, और शिव के विभिन्न अवतार की पूजा करते थे जिसमें नटराज की बहुत पूजा होती थी। तो वो कांसे की प्रतिमा के लिए फेमस थी ये नटराज की मूर्ति। तो ये चोल कला से संबंधित है। तो 18th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए आप बहुत पानी में हैं इस समय। अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता हैं? तो ये पता होना चाहिए किस दल के नेता है अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आप पहले यहाँ देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। अगर आप सोच रहे हैं डी आंसर तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, आम आदमी पार्टी। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट भी है एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें कहा गया है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन तो होता ही है, उसके साथ साथ एक और महान विभूति का जन्मदिन होता है। तो वो कौन है कि जिसका जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी के जन्मदिन के ही दिन होता है? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जागरूक रह करिए। लाल बहादुर शास्त्री वो हैं जिनका जन्मदिन जो है वो गांधी जी के ही 2 अक्टूबर के जन्म दिवस पर होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।